जब हम मिट्टी का लेप करते हैं, क्योंकि जानवर भी मिट्टी का लेप रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में उसकी तपिश को कम करते हैं। किसान जब खेत में काम करता है तो पूरा मिट्टी में हो जाता है, कई घंटे तक काम कर सकता है। बिना मिट्टी के लेप के आप 15 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते। जब हम पृथ्वी की परिधि नापने का प्रयोग करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर संजीव जी। मैं संजीव जी से पूछूंगा कि जो मिट्टी का लेप है, क्या इसका और कोई विकल्प भी हो सकता है जो आसान हो, सरल हो, और जैसे विभूति है जो शरीर पर राख लपेटते हैं, उसका और मिट्टी के लेप का, दोनों का जो भी वो है, वो डॉक्टर साहब। जी जी। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। तो क्योंकि मिट्टी भी कई तरह की होती है और मिट्टी का जो लेप का एक जो फॉर्मुलेशन है, जो उसका कंपोजिशन है, वो अलग अलग मिट्टी का होता है। कई बार उसे हम पोतनी मिट्टी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं और लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। कुछ मिट्टियाँ ज़मीन की कुछ लेयर के नीचे की निकालते हैं। हमारे एक बार ट्यूबवेल बना था तो 20 या 22 फुट नीचे एक मिट्टी की लेयर आई थी जिसे हम पोतनी मिट्टी बोलते हैं। वो खाने में ऐसे दिखती है, ऐसे महक आती से खा लिया जाए। तो वो मिट्टी फिर हमारे पिताजी ने कुछ बना के ढेल ऐसे बना कर रख लिए थे, सालों तक रखे रहे वो मिट्टी का अलग ही टेस्ट था। कई बार मन करता है खा लिया जाए इसको। इट मीन्स उसमें ऐसे मिनरल्स हैं जो उस मिट्टी में ना के बल्कि हम लेप करने काम आते हैं। कुछ चीज़ें खाने योग्य भी होती हैं। साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है क्लोजली इन वीडियो में, वहाँ कुछ पर्टिकुलर मिट्टी की लेयर्स होती हैं, उसके वे जैसे हम अपने मट्ठी बना कर रखते हैं, ऐसे बना कर रखते हैं मिट्टी को वो, क्योंकि वो मिनरल्स वही मिलते हैं जो हमारे फूड में होते हैं। तो वो सुखा कर रख लेते हैं, फिर उसको खाते हैं। मिट्टी की रोटी बना, मिट्टी की रोटी वो पर्टिकुलर हेती देश में, हाँ सबसे गरीब देश भी है। हाँ। तो इसी तरह हम यदि इसका ऑल्टरनेट ढूंढें तो विभूति या ऐश बोलते हैं या भस्म बोलते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं और इसको हम यूज करते हैं। जैसे अभी 2025 में कुंभ का बड़ा प्रायोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में, 25 में हुआ है। तो उस कुंभ के प्रायोजन में लगभग करोड़ों की तादाद में जो ब्रह्मचारी वहाँ रहे, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि सर्दी का टेम्परेचर 15 से 10 डिग्री तक आ जाता है और उस डिग्री पर हम बगैर कपड़े के नहीं रह सकते। तो वो कैसे रहते हैं उस ठंड से बचने के लिए, जो बीमारी से बचने के लिए, कोल्ड कफ से बचने के लिए? तो क्या करते हैं, नहाते हैं, तुरंत उसका जो भस्म होती है उसका हम शरीर पर कोट करते हैं और वे फिर नॉर्मल रहते हैं। तो कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप राख पर काम करते हैं, तो आपका क्या विचार है, क्या कि वो साइंटिफिक अप्रोच है या फिर ये एक परंपराएं हैं? तो मैंने उनको बताया कि जो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आउटकम है उसके बिहाफ पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जो राख और भस्म होती है वो उसमें एल्कलाइन नेचर की होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ भस्म होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जैसे हम खाद की बात करते हैं, खाद में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है। इसी तरह भस्म में भी होता है। कुछ भस्म ऐसी होती हैं जिसमें सोना चांदी के भस्म मिलती हैं। आज भी हमारी परंपरा ये मानना है जो हमारा च्यवनप्राश आता है उसमें सोना चांदी है। इसका मतलब क्या है, सोना चांदी की भस्म है। अभी हमारे यदि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है तो उसमें क्या है, सिल्वर नैनो पार्टिकल या गोल्ड नैनो पार्टिकल को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसमें लाइट डालते हैं जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में कई सारे ऑर्नामेंट ऐसे हैं जिनका आयुर्वेदिक और साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन हम उसको एक परंपरा मानकर ही यूज करते हैं। जैसे हम नाक में नथली पहनते हैं, वो नथली क्या है, सोने की होती है और हमारा सोने का जब आयंस हमारे वायु के थ्रू ब्रीथिंग में जाता है तो उससे हमारा लंग्स हेल्थी रहते हैं। क्योंकि जो गोल्ड आयंस हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी से प्रूव करती है कि गोल्ड आयन से हमारा ब्लड हेल्दी होता है। बायोसेल्स के लिए एक डाइट है, एक फूड है वो ब्लड के लिए, ब्लड सेल्स के लिए। तो उसी तरह हम जितने भी ऑर्नामेंट पहनते हैं, यदि हम रिंग पहनते हैं और हम ईयरिंग पहनते हैं, मोस्टली बॉडी में भस्ट करके पहनते हैं और शॉर्ट करके पहनते हैं। उसमें क्या है कि हमारे जो शरीर से वो टच रहें, शरीर से टच रहें, शरीर के साथ वो आयंस हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट रहें, जिससे कि हमारा ब्लड हेल्दी रहे।
क्योंकि ये बायोसेल के लिए हेल्दी है। जो आज की कीमोथेरेपी है वो भी इसे प्रूव करती है कि जो हमारा कैंसर का भयंकर जिसकी इलाज नहीं है, नाइलाज बीमारी है, उसमें भी हम सिल्वर और गोल्ड नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके कीमोथेरेपी से उसे इम्प्रूव करते हैं या क्योर करते हैं। उसी प्रकार भस्म का एक बहुत बड़ा वैरायटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साधु हैं जो उसको प्रिजर्व रखते हैं, उसको तैयार करते हैं। कुछ लोग तो शमशान की भस्म को यूज करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट हवन की भस्म को यूज करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट आहुति लगा के भस्म तैयार करते हैं, कुछ लोग उस भस्म में कुछ मिनरल से मिलाते हैं फिर उसको लेप करते हैं बॉडी पर। तो भस्म में सबसे ज्यादा क्या होता है, 80 से 85% सिलिका होती है। और सिलिका साइंटिफिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटर मटेरियल है। तो इंसुलेटर क्या होता है, हम जैसे लकड़ी इंसुलेटर है, हम लकड़ी पकड़ते हैं, हम बिजली का काम कर सकते हैं। हम रबड़ इंसुलेटर है। इसी प्रकार हमारा जो राख है जिसमें सिलिका है वो इंसुलेटर काम करती है। जब हम बॉडी पर लेप चढ़ाते हैं तो बॉडी पर लेप चढ़ाने के जो अंदर की ऊष्मा है उस लेप से बाहर नहीं जाती, और जो बाहर की ठंड है वो अंदर बॉडी में नहीं आती। और वो जो राख का जो लेपन है, जो भस्म का लेप करते हैं, जो भस्म के विभूति को उसको बॉडी पर लगाते हैं, वो एक कंबल की तरह काम करता है, क्योंकि वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और उसका उपयोग करने से हमें ठंड नहीं लगती है, हम बीमारी से बचते हैं। फिर कहते हैं कई तरह की जो स्किन बीमारी हैं, जो हमारी जो स्किन है, हमारी जो आउटर जो खाल है, उस खाल को, उस स्किन को, उस त्वचा को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या उसका भी कोई प्रावधान है। जैसे हम कई बार सोचते हैं, आज की डेट में मार्केट में सन क्रीम आती है। सन क्रीम मीन्स जब हम धूप में जाते हैं तो हाथ को, मुंह को लगाते हैं, उससे क्या है कि हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। तो सन क्रीम में क्या है, उस सन क्रीम में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड मटेरियल होता है जो मिनरल एलिमेंट है। और जैसे हम पेंट इंडस्ट्री में जाते हैं तो पेंट इंडस्ट्री में जो व्हाइट पिगमेंट है, जो सफेद कलर है, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। तो सन क्रीम में जो हमारा मिनरल्स है, जो टनों में वेट में मार्केट में आती है, उसको हम माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में सन क्रीम बना के, जो 50 रुपए की कॉस्ट नहीं आती, उसको हम 5,000 में बेचते हैं। इस तरह की जो कॉस्मेटिक कंपनियां हैं वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाती हैं, 20 टाइम्स 50 टाइम्स मुनाफा कमाती हैं, 10 टाइम्स तो मिनिमम है ही है। तो हमें उस चीज को समाज तक पहुंचाना है कि उसमें क्या है। तो भस्म में, कुछ भस्म में नाइट्रोजन होता है, कुछ भस्म में पोटेशियम होता है, कुछ भस्म में मैग्नीशियम होता है, कुछ भस्म में आयरन होता है, कुछ भस्म में गोल्ड भस्म मिलाई जाती है, कुछ भस्म में चांदी की भस्म मिलाई जाती है। उस राख के साथ कुछ परसेंटेज वो भस्म मिलाई जाती है, जिसे हम भस्म की लेपन करने से हमारी बाहरी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करती है त्वचा, और उसका एक ब्लैंकेट की तरह भी काम करती है, क्योंकि उसमें डायलेक्ट्रिक है। जी सर। क्या डॉक्टर साहब, एक बात में 2-3 सवाल आए मेरे दिमाग में कि ये जो भस्म है, जैसे हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं धूप में, तो हम मिट्टी का लेप लगा के करते हैं, सेफ रहेगा। जी जी। अब मिट्टी से ज्यादा ताकतवर आपने बता दिया कि भस्म है जी। तो ये जो राख है, अगर इस राख को किस तरह की लकड़ियों को इस्तेमाल करने से भी क्या हो सकता है, मेडिसिन प्लांट की जो लकड़ियां उनको उसकी भस्म बनाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी? जी देखो, मैंने अभी एक जिक्र किया था कि हम हवन की जो भस्म बनाते हैं, हवन की जो राख होती है, उसको बहुत पवित्र मानते हैं। उसको पवित्र मानते हैं, और पवित्र क्यों मानते हैं, क्योंकि उसमें हम आहुति लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स की। जैसे कोई चिड़चिड़ा आता है उसके लगाते हैं, पान के पत्ते के लगाते हैं, सुपारी के लगाते हैं, लौंग इलायची का लगाते हैं, और देसी घी डालते हैं, आम की लकड़ी या सागौन उसकी कत्थे की लकड़ी यूज करते हैं, या फिर चंदन की लकड़ी यूज करते हैं। तो उनसे जो राख बनती है वो राख बहुत ही लाभकारी होती है। हम क्या करते हैं, हमारी परंपराओं में ये रहा है, हमारे जो बस भारतीय समाज की परंपराएं हैं, सबको छोड़ दीजिए, कास्टिज्म रिलीजन छोड़ के सभी में ये परंपरा मानने की है, जो भारतीय परंपरा है। उस राख को हम एक समझोज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, और जब जो हम संभाल कर रखते हैं उसको क्या करते हैं, गंगा में फ्लो करते हैं, गंगा में बहाते हैं। उससे गंगा बहाने का एक टेक्नोलॉजी और आती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मिट्टी की जगह हम उसका लेप कर सकते हैं। भस्म, वैरायटी ऑफ भस्म होती है, हाँ ऑफ कोर्स भस्म होती है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें भस्म डिफरेंट डिफरेंट ऐसे भस्म तैयार की जाती हैं। यदि हम जैसे कहते हैं च्यवनप्राश, कुछ लोग कहते हैं च्यवन मीन्स 54 मिनरल्स होते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि 54, कोई कहते हैं च्यवन ऋषि ने डेवलप किया था। तो ये अभी डिफरेंट डिफरेंट अवधारणाएं हैं। कोई इसका
क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात मानने की है लगभग 50 उसमें जड़ी बूटी मिलाई जाती हैं, जिसमें भस्म भी मिलाई जाती हैं, सोना और चांदी की भस्म भी च्यवनप्राश का एक इंग्रेडिएंट है। तो मुझे तो एक बात समझ में आ गई कि दो चीजें हो सकती हैं जी मार्केटिंग में, एक बिजनेस डेवलप किया जा सकता है जी कि जो सनस्क्रीन वगैरह है इनकी जगह पर हम जो है राख को फिल्टर करके या रिफाइंड करके इस तरह का एक लेप तैयार कर लें कि उसे सनस्क्रीन की तरह शरीर पर लगा लें। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो हम मिट्टी ढूंढते हैं, अब हर जगह तो मिट्टी नहीं मिलती, फिर ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए। अगर उसे हम लगा लें तो साबुन की भी जरूरत नहीं है। अगर हम उस राख को इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करें धूप में, तो मैं समझता हूँ तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी उसमें। देखो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। यदि हमारे खेत में काम करते हुए किसी को चोट लगती थी तो हमारे खेत में लगभग 1 फुट नीचे पीली मिट्टी निकलती थी। तो वो क्या करते, जो पीली मिट्टी को खोद कर लाते थे और पीली मिट्टी का लेप लगाते थे, और वो घाव में बजाय इन्फेक्शन बढ़ने के वो हील होना शुरू हो जाता था ऑन द स्पॉट। पहले कहते थे मिट्टी लगा लो। हाँ मिट्टी लगा लो। तो मिट्टी में वो जो मिनरल्स है, जिसे हम पीली मिट्टी बोलते हैं, जो जमीन की कुछ लेयर के नीचे मिलती हैं, या एक पोता मिट्टी बोलते हैं जो जमीन में लगभग 15 से 20 फुट नीचे मिलती है, वो लेयर्स हैं, वो सेडिमेंट लेयर्स हैं। तो उस लेयर को यदि हम सही तरीके से जज करें, आपने देखा होगा हमारे जीवन में कुम्हार का बड़ा महत्व रहा है। कुम्हार को ये पता होती थी कि कौन सी मिट्टी का घड़ा अच्छा होता है, कौन सी मिट्टी का करवा अच्छा होता है, कौन सी मिट्टी का हमारे जो बर्तन है वो होते हैं, उस मिट्टी से पर्टिकुलरली बनाता था। और वो जो मिट्टी का हम खाते थे, तो उस मिट्टी के खाने से हमारे जो बॉडी में डिफिशियंसी है फूड से, जो एनवायरमेंट फूड है, वो उसकी पूरी होती थी। अभी मैं साउथ कोरिया में रहा, तो मेरे साथ कुछ इंडिया के बिजनेसमैन गए थे, तो मैं वहीं काम करता था। तो वहाँ का बिजनेसमैन उनको एक दूर दराज के रेस्टोरेंट में ले गया कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहाँ देखा कि वहाँ सभी की एक कुड़ली होती है, कुड़ली में इंडिविजुअल फूड तैयार होकर आया, उसमें चावल है, दाल है, मिक्स होकर आए और इंग्रेडिएंट साथ में आए। और उन्होंने चावल जब निकालते हैं तो चिपक जाता है उस कुड़ली के अंदर। तो उन्होंने कहा पहले चावल खाओ, मगर चुपका रह गया, उसका क्या करें, बोले नथिंग इज स्पेशल, यू हैव टू ड्रॉप सम हॉट वाटर, गर्म पानी डाला और वो छोड़ गया, अब इसे खाओ। बोले दिस इज वेरी मच हेल्दी देन फूड। तो जो परंपरा हमारे जीवन में थी मिट्टी के बर्तन में भोजन पका के खाने की, वो हमारी परंपराएं हमने छोड़ दी हैं। हम डिजिटलाइजेशन एडवांसमेंट में पहुंच गए हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे उस लोगों को हमारी परंपराओं को अपना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यदि हम किसी का अच्छा सम्मान करते हैं तो हम ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, ना कि 5 स्टार में, जो ट्रेडिशनल मिले, जो शरीर में डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो और हम हेल्दी रहें, वो मत धारणा है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये उल्टा हो गया है और इस तरह यहाँ पे बीमारियां बढ़ गई हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब मैं साउथ कोरिया में था कि आज़ादी के टाइम वो भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे जापान से, और हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए ब्रिटिशर से। उनके यहाँ एवरेज एज मैन की 50 थी और वोमेन की 54 थी। हमारे यहाँ पे वोमेन की 75 76 थी, और मैन की और वोमेन की 68 70 के आसपास थी। कुछ लोग 90 साल तक जीते थे। लेकिन ये उल्टा हो गया, उनकी एज वोमेन की 80 हो गई, मैन की 80 हो गई, वोमेन ज़्यादा जी रही वहाँ पर, वोमेन 100 ईयर तक जीती हैं जापान में, कोरिया में। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हम 60 तक आते आते हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गई, हार्ट अटैक आ रहा है हमारा, और कई सारी भयंकर बीमारियां जो लाइलाज हैं। वो है क्या कि उन्होंने हमारी भोजन शैली अपनाई और हमने दूसरों की भोजन शैली अपनाई। तो हमारी एवरेज एज 80 से घट के 60 आ गई और उनकी एवरेज 50 से बढ़ करके 80 पहुंच गई। तो इसका मतलब सीधी सी एक बात आ गई कि हमें पुरानी परंपरा का जो भोजन शैली है उसे वापस लाना पड़ेगा, यदि हम लाइफ स्टाइल को भी बदलना। जी बिल्कुल जी। कंक्रीट के जो जंगल में बन रहे हैं हम, जी डब्बों में, अभी आप देखिए दिल्ली में शुक्रवार से लोग पागल हो जाते हैं पहाड़ों पे जाने के लिए। जी इसका मतलब वो डब्बों में रहने, उन्हें सांस नहीं मिल रहा तो सांस लेने के लिए वहां जाते हैं, मतलब हवा भी उन्हें सही नहीं मिल रही। जी तो इसलिए इसका मतलब ये सीधी सी बात है आगे कि प्राकृतिक के साथ, प्राकृतिक तौर तरीकों से और प्रकृति के साथ जितना नजदीक रहेंगे हम, चाहे वो खान पान हो, लाइफ स्टाइल हो या कपड़े हो, जी तो हमारा जीवन शैली बेहतर होगी और हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। अभी मैं एक घटना बताता हूँ, अब भी थी। मैं थोड़ा सा डिलीवर मैसेज ज़्यादा करता हूँ जो मुझे आता है। तो मैं चेन्नई गया, मेरा IIT चेन्नई में मेरा एक लेक्चर था। उसके बाद 1 वीक वहाँ रहा। तो मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें विजिट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से 130 किलोमीटर लगभग कांजीपुरम है।
तो बोले सबसे फेमस यहाँ कांजीपुरम के टेम्पल है, जहाँ पर ना अंग्रेज पहुंच पाए। हाँ, कांजीपुरम के टेम्पल्स हैं। पेरुबंदर के पास ही है, जी रास्ते में पड़ता है पेरुबंदर, जी जहाँ राजीव गांधी की हत्या हुई थी, जी। उसी रास्ते में पड़ता है। तो वो वहाँ पर क्या है कि चारों तरफ समुद्र है, एक अलग से टापू सा है वो। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ मंदिर देखा, 3800 साल पुराना मंदिर, इतना भयंकर मंदिर। और मुझे पूजा करने के लिए जाना था, तो उन्होंने मेरे कपड़े निकलवाए, माला पहनाई गले में और धोती बांधनी कि मैं मंदिर में प्रांगण में घुसा। प्रोहिबिटेड है, कोई भी हम बाहर का कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे। तो आज भी ये परंपरा है। तो उस परंपरा का रीजन क्या है कि हम कपड़े निकाल क्यों जाते हैं? उस परंपरा का रीजन ये है कि वो मंदिर अभी भी 3800 साल से लाइव है, कोई बिल्डिंग नहीं गिरी है। तो मैंने वहाँ पुजारी से पूछा कि क्या रीजन है आज की हम अच्छे से अच्छे ग्रेनाइट लगाएं, 100 साल की एज नहीं होती उसकी, हम कितने अच्छे पुल बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, 100 साल से पहले वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं 50 ईयर्स में। ये 38 साल से कैसे खड़ा है कि कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है जो डिसइंटीग्रेट ना हो। तो उन्होंने कहा सर जब पत्थर लगाए जाते थे तो ये 108 जल और उसके साथ उनके जो वो बनाया जाता था सोल्यूशन, वो 108 तरह के सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता था पत्थर को। और उस तरह जब ट्रीट करते थे तो वो कंप्लीटली इनर्ट हो जाता था, कंप्लीटली एक्रिया हो जाता था, और तब उसको लगाते थे तो वो उस पत्थर में डिग्रेडेशन बिल्कुल जीरो हो जाता था, तो वो हजारों साल तक खड़ा रह सकता है। दिस इज द परंपरा, वहां पर थे, आज भी है। और प्रांगण में कपड़े निकाल के जाने का रीजन ये होता है, अब देखो प्रांगण में टेम्पल में ऊपर एक वो होता है लोहे का लोटे लगाते हैं, कुछ कमल का वो लगाते हैं, उसका क्या रीजन है, वो टेक्नोलॉजी कैसे आई? जब मैंने ऑप्टिक्स की बुक पढ़ी है, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ और फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स ही जीता हूँ। तो जब मैंने भौतिक विज्ञान की वो किताब पढ़ी तो उसमें दिखाया गया टेम्पल की जो शेप है, उसमें शेप क्या है, कोई भी माइक्रोवेव, कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन वेव मेटल में एंटर नहीं होती है। इसका मतलब यह है जो को माइक्रोवेव आ रही हैं और मेटल वो सेंटर में है तो उसमें टकराएंगी, टकराने के बाद वो मेहराब की तरह उसी तरह आएंगी, और बीच में हम शिव टेम्पल बनाते हैं, चारों तरफ बैठने की परंपरा है हमारी। इट मीन्स वो जो वेव टकराएंगी, टकराने के बाद वो ऐसे आएंगी, बिल्कुल सीधी नहीं आती हैं, ऐसे आती हैं 45 डिग्री पर, तो वो उस मेहराब से आकर के वो कहाँ गिरेंगी, क्योंकि कंक्रीट में कोई भी वेव नहीं रुकती। आपका सिग्नल एलिवेटर में कम हो जाएगा, यदि वो गुफा में जाएंगे तो वहां आपका कम नहीं होगा। कंक्रीट के मकान में, कंक्रीट में आपका सिग्नल कम नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोवेव किसी भी कंक्रीट में नहीं रुकती है। वो किस में रुकती है? मेटल में। यदि हम मेटल बॉक्स में बैठ जाएं तो आपका सिग्नल जीरो हो जाएगा। इसी तरह एलिवेटर में देखा होगा, बेसमेंट में देखा होगा, आपका सिग्नल जाता है। यदि आप कहीं पहाड़ों पहुंच जाए तब भी सिग्नल रहता है, क्योंकि सिग्नल का माइक्रोवेव का है। तो जो मंदिर की स्ट्रक्चर है वो भी हमारे ट्रेडिशन है। आई थिंक जब कोई रिलीजन नहीं हुआ करते थे तब से मंदिर खड़े हुए हैं 4000 साल पहले से। तो उन मंदिरों को खड़ा करने वाले हमारे को वैज्ञानिक रहे होंगे, उन मंदिरों को बनाने वाले जो वैज्ञानिक रहे होंगे वो बहुत ही ज्ञानवर्धी होंगे। वो जो ज्ञान था वो धीरे धीरे कहाँ लुप्त हो गया? आई थिंक मुझे ये लगता है कि जैसे हमने टीबी मैकॉले, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की जो एजुकेशन शिक्षा पद्धति, जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो आई, उसमें हमें हमारे ही लिटरेचर से दूर रखा गया, आज तक दूर है। जो हमारी एनईपी अब लगाई है, एनईपी 2020 बोलते हैं, तो एनईपी 2020 का एक परसेप्शन यही है, उसको हम प्रैक्टिकली जिए, मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं उसको अभ्यास करें। और अभ्यास करना ही, अभी मैं साउथ कोरिया में रहा सर, मैंने वहाँ 12 साल काम किया। वो क्या है कि जो वो करते हैं उसको जीते हैं, जो वो बनाते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियलाइज करते हैं। हमारे क्या है, सिर्फ किताबें रटो, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो। उनका क्या है, किताबें पढ़ो और बनाओ, और कंपनी में देखो किस कंपनी के रिलीवेंट है आपका काम। अभी मेरे साथ एक मास्टर स्टूडेंट था, यहाँ एमएससी में किताब रट के पास हो जाते हैं। उस मास्टर स्टूडेंट ने मेरे साथ रिसर्च वर्क किया और 3 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए, और उसको जापानीज कंपनी में तुरंत जॉब मिल गई। यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें काम ना करना पड़े। मैं यहाँ पर सरकारी नौकरी में हूँ, 2018 से मैं प्राइवेट में था। तो मेरा अवधारणा ये है कि सरकारी में रह के तो हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो फ्रीडम होती है कि अपनी मैसेज को डिलीवर करें, जबकि यहाँ पर नहीं है। एनईपी 2020 का परसेप्शन सरकार को लाने का यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बनाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको रियलाइज कराएं, सोचने की शक्ति बढ़ाएं, जो नहीं है अभी हमारी शिक्षा प्रणाली में। सिर्फ NEP 2020 का ये परसेप्शन है। हमारे यहाँ वर्कशॉप होनी चाहिए, उसमें लेक्चर होनी चाहिए, जो टीचरों को भी आभास नहीं कि NEP 2020 को कैसे हम पद्धति को अंडरस्टैंड करें, और ना ही हमारे विद्यार्थियों में है। मैं लगातार फेस करता हूँ चीज़ों को, तो हमारा परसेप्शन वहीं आ जाता है कि मिट्टी का और राख का जो लेप है, उसका हमारी बॉडी में जो लेप है, उनके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक अप्रोच हैं। आप देखोगे जितने भी हमारे नागा साधु हैं, उनका अलग अलग मंडल है, अलग अलग मंडली है, अलग अलग उनका एक कम्युनिटी है, और उनकी जो भस्म है वो अलग अलग तरीके की है। उनकी बनाने की जो रेसिपी है, उनके बनाने का जो फॉर्मुलेशन है वो अलग अलग है। तो कुछ तो हवन का इससे एक बात समझ में आ गई मोटे तौर पे, मैं आम आदमी के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी, जो बहुत ज्यादा फिजिक्स को नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते, कि आम आदमी जो काम करता है, नौकरी जीता है, कि अगर हम पूजा हवन कर रहे हैं तो जी, हवन जी। की जो राख है, जी जी वो राख की भस्म को छान के या फिल्टर करके कुछ इस तरह से करके उस लेप को लगाने के बाद काम करें धूप में, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हम उसे नहा लें, और नहाने के बाद जो पानी निकलेगा वो पानी हम अगर किचन गार्डन में यूज कर लें तो क्या बुराई है? हाँ, कर सकते हैं उसको, बहुत हेल्दी है, अच्छा हो जाएगा, बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत मजा आ हेल्दी जाएगा। रहेगा। तो हम इस तरह से हवन के पानी को अब सिलाने से पहले अगर उसकी भस्म को लगा लें तो वो भी आप मेरा तो पवित्र काम हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है, हम अपने मंदिर को सबसे पवित्र मानते हैं, और हम उस भस्म को, जो मंदिर की जो पूजा की जो हवन की राख है, उसको वहीं रखते हैं। उसको जिस कमरे में मंदिर रखते हैं, भस्म रखते हैं, वहाँ नंगे पैर बाहर की चप्पल कपड़े लेके भी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मंदिर के प्रांगण में वो सबसे ज्यादा हेल्दी है। हम क्या करते हैं, हमारी एक अवधारणा में एक बात को और यहाँ पे कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे एक मिथ है, परसेप्शन है सोसाइटी में, कि मंदिरों में हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उनका अंदर जाना प्रोहिबिटेड था। नो, ये 100% गलत है। हमारे आज भी कितने पुजारी ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज से नहीं है, जो उच्च कोटि समाज से नहीं है, और लेकिन वो ब्राह्मण काम कर रहे हैं। पहले भी ऐसी था, वाल्मीकि भी ऋषि रहे हैं और बड़े आचार्य रहे हैं, रामदास जी बड़े ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं। सिर्फ मंदिर का प्रांगण में ना जाने का रीजन एक ये था, जो साइंटिफिक अप्रोच है, कि वहां पर हम जूते पहन के नहीं जाते, मंदिर से दूर निकालते हैं, कपड़े भी हमारे मंदिर के बिल्कुल अलग होते हैं, नहा करके हम जाते हैं, एक पवित्र मन से जाते हैं, पवित्र दिमाग से जाते हैं, पवित्र कपड़ों से जाते हैं, ताकि वहां कोई खतरनाक बैक्टीरिया ट्रांसफर ना करें, खतरनाक बैक्टीरिया ट्रांसफर ना करें, जिससे जो लोग आए वहां पर क्योर तो हों और वो बीमारी ना बढ़ाएं। तो जो हमारे शूद्र परिवार के लोग हैं, जिनको ये मिथ है, जिन पे ये गलत भावनाएं हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि मंदिर में कोई भी जाए, नहा धो कर जाए, पुजारी भी नहा धो के धुले कपड़े पहन के उसके दरवाजे खोलता है। तो ये हमारे इन्फेक्शन के डर से ये साइंटिफिक अप्रोच थी, लेकिन उसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने गलत भावनाएं की, और समाज में बात बताइए, और अपने लोगों को जो भ्रम था, हाँ, जैसे उसमें अभी भी लिखा हुआ है ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, तो लेकिन उसमें तो लिखा है, वो तो ये लिखा है कि सिख और मुस्लिम उसमें नॉट अलाउड है। नहीं, वो सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि क्योंकि सिख बालों का रखते हैं, और तुमने देखा होगा हमारी माताएं बहनें जो मंदिर जाती हैं, सिर धो के नहा के जाती हैं। अच्छा, वो लोग मतलब वो बाल रखते हैं, वो हफ्ते जिस दिन बाल धोते हैं उनको रुकावट नहीं है, वो बाल नहीं धोते हैं डेली। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड को गलत तरीके से भी लिखा गया, गलत तरीके से लिखा गया, लिखा भी गलत ही तरीके से गया। उसका साइंटिफिक रीजन लिख दो कि कोई भी आए वो अपने बाल साफ करके इन्फेक्टेड से वो प्यूरिफाइड हो गया है। मैं एक बार वहाँ गया, चेन्नई का फेमस टेम्पल है, बड़ा फेमस है। तो उन्होंने, जब मैं गया तो उन्होंने 3 तरह के हमें जल अर्पण कराया। एक में तुलसी का था, एक में दूसरे हर्ब का था। जब 3 हर्ब का पानी मैंने पिया, आई फील वंडरफुल इनसाइड माय बॉडी। मीन्स वो एक तरह से दवाई पिला रहे हैं हमें। बहुत। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, परंपराएं हैं, हमारे समाज में मिस इंटरप्रेट की गई हैं। फिर मैं एक चेन्नई में एक म्यूजियम है जो बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसमें हमारी परंपराओं को प्रिजर्व किया गया है। टेम्पल की डायरेक्शन क्या होगी, टेम्पल का प्रांगण कितना होगा, टेम्पल में लोग बैठेंगे कैसे, टेम्पल का हेड किधर होगा, टेल किधर होगा, दूरी कितनी है, बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से है वो। जैसे ने बताया, टेम्पल में मेहराब बनता है, मेहराब के ऊपर एक लोहे का लोटा और वो कुछ लगाते हैं, वो मेटल की शीट है, मेटल की शीट जब वेव आएंगे वो टकरा के 45 पे आती हैं। ये हमारी आज की साइंस बताती है।
तो वो जो टेक्नोलॉजी थी और साइंस बनाती है, तो हम उस दीवार के नीचे बैठते हैं तो वो जो वेव्स हमारी सीधी बॉडी पड़ती हैं, इट मीन्स हमारी मेमोरी, हमारी जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करते हैं, और कुछ हमारी डिजीज है जो उस सेल को रिकवर करने में इम्प्रूव करती हैं। दैट इज अ साइंटिफिक अप्रोच। बाकी जो आए हैं रिलीजन वो तब की, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 3800 साल पुराना, जो अभी भी लाइव है कांचीपुरम में, आप जाकर देख सकते हैं। 2 टेम्पल हैं, दोनों विजिट किया है मैंने। तो मेरी इनकी ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आपको बोल रहा हूँ, मैं सर पर्सनल जाके विजिट किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने क्वेश्चन किए हैं, और जब मुझे आंसर मिला है फिर मैंने अपने मत दिए हैं और साइंटिफिक अप्रोच बताई है, तो लोगों का थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ ये भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। प्रोफेसर संजीव शर्मा हमारे साथ में थे और विज्ञान केंद्र में आज हमने बैठ के बातचीत की, और इस बातचीत में बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ मुझे ये महसूस हुई कि अगर अंदर भूख है, कुछ है देने को, तो आप उड़ेलना चाहते हैं, दुनिया को बाँटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वही काम संजीव जी ने आज हमारे साथ किया और हमें बहुत सारी जानकारियों को अपडेट कराया, रूबरू कराया। इससे हमें एक मनोबल भी मिला कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में, इस कैंपस में हम प्रकृति के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जिसमें जीरो वेस्ट की कल्पनाओं को साकार करके फिर हम उसी परंपरा पे आगे बढ़ेंगे जो हमारी पुरानी प्राकृतिक परंपरा थी। उसके लिए आज जो शेयर किया ज्ञान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।